आप सबों का ABPN एजुकेशन पे स्वागत है। आज हम लोग अनुस्वार और पंचमाक्षर के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि अनुस्वार और पंचमाक्षर क्या है। तो देखिए, अनुस्वार के बारे में हम लोग पहले से ही परिचित हैं, जिसको हम लोग चिन्ह के रूप में इस तरह से देते हैं, अनुस्वार। और ये जो हम लोग देख रहे हैं, वर्णमाला में हम लोग ये पढ़ें कि अलग अलग ये जो है वर्ण हैं। दरअसल इसमें हलंत हम नहीं लगाए हैं, तो यह अभी अक्षर के रूप में है। कुछ लोग वर्ण और अक्षर को एक मानते हैं। इस पे हम वर्णमाला में क्लियर किए कि ये जो है क हलंत जोड़ अ है। जाहिर सी बात है, हम क को वर्ण नहीं कर सकते हैं। तो ये सब के बारे में हम लोग वर्णमाला में समझे हैं। आज हम लोग अनुस्वार और पंचमाक्षर पे ही चलेंगे। तो देखिए, ये वाला जो है क ख ग घ अंग, तो ये जो हम देख रहे हैं ऊपर में, तो ये जो शुरुआत होगा, इस वर्ग को कहा गया क वर्ग। चूँकि इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें जो भी वर्ण हैं उसकी शुरुआत जो है क से है। यानी इस वर्ग में जितने भी वर्ण हैं और शुरू वाला जो भी वर्ण है उसी के नाम पे इसका क वर्ग। उसी तरह से इस वर्ग में जो पहला वर्ण है उसी के नाम पे इसका नाम क्या है, च वर्ग। उसी तरह से इसमें ये जो वर्ग हैं उसमें पहला जो वर्ण है उसके आधार पे इसका नाम दे दिए ट वर्ग। और उसी तरह से नीचे भी त वर्ग और उसके बाद प वर्ग। ये तो वर्ग के आधार पे हम बांट दिए कि ये जो है इसको हम अगर वर्ग माने तो पहला जो वर्ण होगा उसके नाम पर पूरा वर्ग का नाम क वर्ग रख देंगे। उसी तरह से इसमें वर्ग के आधार पे पहला जो वर्ण होगा च, उसके आधार पे च वर्ग। उसी तरह इन सबों का। तो ये तो वर्ग के आधार पर। अब ये देखिए, प्रत्येक वर्ग के जो पहला ये जो वर्ण है इसको हम बोलते हैं प्रथम चूँकि ये अक्षर के रूप में है तो इसको बोलते हैं प्रथम अक्षर। इस तरह से कह सकते हैं। उसी तरह से इसको मानिए कि दूसरा अक्षर, इसको मानिए तीसरा, आप तृतीय भी कर सकते हैं, तृतीय। इसको आप द्वितीय लिख सकते हैं, द्वितीय। इस तरह से प्रथम अक्षर, द्वितीय अक्षर, उसी तरह से तृतीय अक्षर। यहाँ देखिए तो ये चतुर्थ अक्षर। और ये जो लास्ट वाला हुआ ये क्या है, पंचमाक्षर। पंचम अक्षर अगर करें और एक साथ अगर कर देंगे तो आप ऐसे करें, परम अगर पंचम जोड़ अक्षर। तो इसी को संयुक्त रूप से अगर मिलाएंगे, इसको अगर संधि करें तो इसी को बोलेंगे पंचमाक्षर। देखिए, पहला वर्ण प्रथम अक्षर। वास्तव में वर्ण जब ये हलंत रहता तब हम इसको वर्ण कहते हैं। ये अगर हलंत हटा दें तो ये अक्षर के रूप में है। ठीक है। तो ये देखिए, प्रथम अक्षर, द्वितीय अक्षर, तृतीय अक्षर, चतुर्थ अक्षर, और यहाँ देख रहे हैं पंचम यानी पांचवां स्थान पे आ रहा है। आप इसको ऐसे कर लीजिए, 1 2 3 4 5, यानी कि पंचमाक्षर पांचवें पर। तो देखिए पांचवें पे कौन कौन है, ये सभी के सभी। ये जो देख रहे हैं अंग, य, अण, इसको टवर्गी ना ऐसे लोग बोल देते हैं, क्योंकि उच्चारण को लेकर के कुछ लोगों को समस्या रहती है और कुछ
वर्णों में हमारे साथ भी है उच्चारण लेके समस्या, इस बात को हम स्वीकार करते हैं, लेकिन आपको इसको पढ़ना है क्या, अण, अण, यह है न, यह है म। मतलब इसके उच्चारण में आपको नासिका की ज़रूरत पड़ेगी। इनका उच्चारण जो है नासिका से होता है, इसीलिए इनको नासिक्य वर्ण भी कहा गया, नासिक्य वर्ण, क्योंकि इनका उच्चारण जो है नाक के द्वारा होता है। इनके उच्चारण में नाक से श्वास निकलती है, ठीक है। चलिए, समस्या यह है कि जो अनुस्वार हम लोग लिखते हैं, जैसे अगर पढ़ा जाए, जैसे इसको हम क्या पढ़ें, तो इसको कुछ लोग अन्न पढ़ते हैं, कुछ लोग इसको अंग, अंग, और उसके बाद जो अ होता है हम लोग पढ़े हैं। अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवाह कहते हैं, न ये स्वर हैं और न व्यंजन है। तो कुछ लोग अंग पढ़ते हैं और कुछ लोग अम भी कहते हैं, अम। खैर, हम यहाँ देखेंगे कुछ लोग अन्न भी कहते हैं, अंग, अंग, अंग। आप इस रूप में इसको देखेंगे। तो ये जो हम देख रहे हैं कि कुछ लोगों का यह है कि अनुस्वार जो है, कुछ लोग ये समझ लेते हैं कि अनुस्वार जिस पे लगा हुआ है उसका मतलब न है, और कुछ लोग म समझते हैं। इस तरह के भूल करते हैं कि अनुस्वार का मतलब न या म, अनुस्वार का मतलब उच्चारण के रूप में ले लेते हैं न या म। याद रखेंगे, इनका उच्चारण अलग होगा। ये जो आप देख रहे हैं पंचमाक्षर, इनके उच्चारण अलग अलग होते हैं। इनका इससे नहीं लेना देना है, अंग से, अंग। अब सवाल ये उठता है, हम देखेंगे उदाहरण के माध्यम से कि इसमें क्या राज छिपा हुआ है। तो देखिए, इसको हम मिटाते हैं, उदाहरण से हम इसको बढ़िया से समझेंगे। जैसे देखिए, क वर्ग में अगर हम देखें वर्ण क, ख, ग, घ, अंग। अब एक उदाहरण हम ले लेते हैं अंक, अंक। उच्चारण करके देखिए, ये जो हम ये लिखे हैं यहाँ पर, इसको क्या हम पढ़ें। अब इसको अगर आप न पढ़ें कि म इसका उच्चारण किया जाए, तो हम देखेंगे, ध्यान देना है आपको कि अनुस्वार के बाद वाले हम वर्ण को देखेंगे और ये पता करेंगे कि वह किस वर्ग का वर्ण है। तो हम देख रहे हैं कि अनुस्वार के बाद क है, यानी कि क वर्ग का है, तो उसका पंचमाक्षर आएगा उच्चारण के लिए। कहने का अर्थ, ये जो अनुस्वार आया है किसके लिए आया है, वास्तव में यह इस तरह से लिखा हुआ है यहाँ पे आप अंग जो लिखे हैं, अंग, उसमें हलंत लगा दिए चूँकि आधा उच्चारित हो रहा है, और उसके बाद क, अंक, इसमें अंग के आधा मात्रा जो है, आधा ध्वनि इसमें आ रही है। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप ऐसे कर दिए, इस पे इस तरह से लिख दिए, ये भी क्या है, अंक ही लिखा हुआ है। अब जैसे कोई गंगा लिख दिए, गंगा, ठीक है। तो इस जो अनुस्वार जो लिखा हुआ है इस तरह से, ये इसका मतलब क्या। अब इसका मतलब आप न अगर करते हैं तो गलत, म कहते हैं तो गलत, अगर आप यहाँ कहते हैं तो भी गलत। और देखिए, आप क्या कह सकते हैं, अणा, अगर इस तरह से समझते हैं तो ये भी गलत। अब ये देखना है कि अनुस्वार जिस वर्ण पे लगा हुआ है उसके ठीक बाद जो वर्ण है वो किस वर्ग का वर्ण है। आपको ये ध्यान देना है
कि पांचवा छोड़ के किसी वर्ग के चारों वर्ण अगर हो, चाहे वो क वर्ग का हो, चाहे च वर्ग का हो, चाहे ट वर्ग का हो, ट वर्ग का हो या प वर्ग का हो, अगर वो होगा उसके हिसाब से पंचमाक्षर उच्चारण में आएंगे। जैसे गंगा, तो देखेंगे अनुस्वार के बाद क्या है ग, तो हम देखेंगे कि ये क वर्ग का है ग, तो उसके पंचम अक्षर क्या होते हैं, तो हम देखेंगे कि वो तो अंग होता है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इस तरह से कर दीजिए, हलंत लगा दीजिए और ये हो गया गंगा। दोनों एक ही है, कहीं कहीं आपको इस तरह से भी मिल जाएगा और इसी में लग गया ग, इस तरह से रहेगा गंगा। तो आप ये देख रहे हैं कि अनुस्वार जो है, अनुस्वार की ध्वनि अलग है, उसका उच्चारण अलग है। ये किसके लिए आ रहा है, पंचमाक्षर के लिए। अंग होगा कि य होगा कि अणा होगा, ये किस वर्ण पे लगा हुआ है और उसके बाद कौन सा वर्ण आ रहा है उस पे निर्भर करता है। देखिए ये किस पे लगा हुआ है उससे मतलब नहीं, मतलब यह है कि अनुस्वार के बाद कौन सा वर्ण आया है, कौन सा वर्ण आया है उसके हिसाब से। तो देखते हैं और सा उदाहरण, जैसे मान लेते हैं चंचल, हम लिखे चंचल, चंचल। अब देखिए अगर ये हो तो इसका अनुस्वार का उच्चारण क्या होगा। वास्तव में अनुस्वार किसी दूसरे वर्ण के लिए आया है, ये अनुस्वार जो हम लोग बोलते हैं उसके लिए नहीं है, एक किसी खास वर्ण के लिए आया है यहाँ पे इस शब्द में। जैसे हम अभी बताएं कि आपको ध्यान देना है कि जहाँ पे अनुस्वार लगा हो ठीक उसके बाद वाले हम वर्ण को देखते हैं, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ च है। च किस वर्ग में आता है, तो हम बोलेंगे कि च तो च वर्ग में है। तो च वर्ग का पंचमाक्षर क्या है य, य नाक से उच्चारण होता है य। तो देखिए इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, अब देखिए इसको आप अगर आप इस तरह से लिखें और ये हलंत लगा दें तो उच्चारण तो ठीक है, लेकिन चूंकि पाई वाले व्यंजन है तो पाई वाले व्यंजन में हम लोग क्या करते हैं कि पाई को हटा देते हैं और वो आधा हो जाता है। ठीक है, चूंकि अनुस्वार जब भी लगेंगे तो यह स्वर इसका उच्चारण जो है आधा होगा, पूरा यो नहीं होगा, इसीलिए इसमें आधा लिखा गया है। तो आप ये समझिए कि ये किसके लिए आया है। इस अनुस्वार का मतलब ये नहीं होगा कि न या म, ठीक है, वरना आमतौर पे लोग अनुस्वार का मतलब न समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे संसार इस तरह से है तो कहेंगे संसार, तो ऐसा नहीं है। उसी तरह से और देखिए, जैसे हम बोले गीतांजलि, देखिए गीतांजलि, गीतांजलि इस तरह से हम लिखें। ठीक है, अब देखिए कि ये देखा जाए, अभी हम बताएं कि अनुस्वार जहाँ लगा हो उसके बाद वाले वर्ण को देखिए कि वह किस वर्ग का है। अगर पंचमाक्षर के अलावा जो भी चार वर्ण हैं अगर वो आते हैं तो उसके लिए जो पंचमाक्षर होगा उस वर्ग का वही उनका वही जो है यहाँ पे उनका उच्चारण होगा यहाँ। जैसे देखिए हम लिखे इसको ऐसे लिख सकते हैं
गीता, और यहाँ कर देंगे आधा जली। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इस अनुस्वार का उच्चारण क्या हुआ। आधा य है, य गीतांजलि। तो देखेंगे कि वास्तव में इस अनुस्वार के लिए और या आप ये समझें कि ये जो अनुस्वार आया है वो आधा य के लिए आया है। तो शब्दों में आप ऐसे जो अगर आप उच्चारण इसको अगर करते हो, आप कुछ लोग इस तरह के बोल देते हैं, अम्मह कहते हैं, कुछ लोग अंगह कहते हैं। तो मान लेते कि अगर आप अंग, तो हमेशा इस अन के लिए या अंग के लिए ये अनुस्वार नहीं आया है। इसका उच्चारण अलग, इसका उच्चारण अलग, और इनका उच्चारण क्या होगा, ठीक अनुस्वार के बाद वाले जो वर्ण आएंगे उनके आधार पर तय होगा कि उनका उच्चारण किस तरह से होगा। ठीक है, यह अनुस्वार किन के लिए आया है, किस वर्ण के लिए आया है। तो उसी तरह से और उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। अब जैसे मान लेते हैं कि आप लिखें टंडन, मान लेते हैं आपने टंडन लिखा, तो टंडन लिखे। अब ये पूछा जाए कि ये जो अनुस्वार है किस वर्ण के लिए आया है, तो आदमी तो सोचेंगे कि टंडन ऐसे पढ़े तो लगा कि न है। तो वास्तव में अण के लिए आया है, और इसको अगर हम तोड़े तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, इस तरह से। तो देखिए कि अनुस्वार किसके लिए आया है। यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते थे, लेकिन ऐसे लिखना उतना सही नहीं होगा, क्योंकि बोला गया है कि जो पाई वाले व्यंजन होते हैं उनमें हलांत लगाने की ज़रूरत नहीं है, सीधे पाई हटा दीजिए, वो आधा हो जाएगा, स्वर रहित हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जो अनुस्वार आया है वो आधा अण के लिए आया है। तो आपको पता चल गया होगा कि अनुस्वार का क्या मतलब है। और कुछ उदाहरण हम ले लेते हैं, तो देखेंगे कि जैसे हम लिखते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है, डंड, अणय के लिए आया है, अण। तो देखिए यहाँ पे हम देखेंगे कि अनुस्वार के ठीक बाद क्या है, ड। तो हम सोचेंगे कि ये ड जो है किस वर्ग का है। तो हम लोग जानते हैं कि ट वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं, ट, ठ, ठ, ड, ढ, अण। तो देखिए यहाँ देख रहे हैं कि अनुस्वार, यहाँ अनुस्वार है, और ठीक इसके बाद देखेंगे कि कौन सा वर्ण है। तो देख रहे हैं कि ड किस में आया है, तो हम देख रहे हैं कि ट वर्ग में है, तीसरा वर्ण। तो जैसे ही तीसरा होगा तो जिस वर्ग का है ये वर्ण, तो इस अनुस्वार का पंचमाक्षर हो जाएगा। ठीक है, तो पंचमाक्षर में पूरा नहीं, आधा, इसको बोलते हैं अण। तो आधा अण, उसकी ध्वनि यहाँ आएगी, उच्चारण इसी रूप में हम इसका करेंगे। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं इस तरह से। अभी मानक हिंदी में क्या है, मानक हिंदी में टंकन के दृष्टि से, लिखावट के दृष्टि से लिखने में गति रहे, उसका ख्याल करके हिंदी व्याकरणों ने सलाह दी है कि आप ऐसे न लिख करके इसी तरह से लिखें। इसमें क्या होगा कि कम जगह लेगा, आसानी से हम इसको लिख सकते हैं, गति आएगी। इसलिए इससे बचने के सलाह दे रहे हैं। ये गलत नहीं है, ये भी सही है, लेकिन जल्दी आप इसको लिख सकते हैं। और लेखन की दृष्टि से, टंकन की दृष्टि से ये ठीक है, सरल है।
तो लोग यही सलाह दे रहे हैं। तो अभी हम ये देख रहे हैं कि ये जो अनुस्वार हैं वो किसके लिए आया है। क्या हम अनुस्वार को न पढ़ें, क्या हम अनुस्वार को म कहें या य कहें या अण कहें या न कहें, जो भी हो, तो ध्यान ये देना है कि अनुस्वार का, या आप इस रूप में समझें कि वास्तव में अनुस्वार किसके लिए आया है। हम तो यही अपने विद्यार्थियों को सलाह देंगे कि आप इस रूप में देखें कि अनुस्वार आखिर किस वर्ण के लिए आया है, और उसको पकड़ने का सबसे आसान तरीका यही है कि अनुस्वार के ठीक बाद वाले वर्ण को देखिए और आप पता कीजिए कि किस वर्ग का है। जब वर्ग पता चल जाए तो उसके पंचम अक्षर जो होंगे, पंचमाक्षर, उसी के लिए आया है और उसी हिसाब से इसका उच्चारण होगा। ठीक है। उसी तरह से और कुछ उदाहरण ले लेते हैं। जैसे हम कहें पंप, कहें पंचम, चलिए इस तरह से हम ले लिए तो ये बोला जाए कि पंप में ये जो अनुस्वार है किसके लिए आया है। पंप में अनुस्वार किसके लिए आया है, तो हम देखेंगे कि हम अभी आपको बताएं कि अनुस्वार के ठीक बाद वाले, तो अनुस्वार के ठीक बाद तो ये है प है, तो हम देखेंगे कि प वर्ग में प जो है पहला वर्ण है या पहला अक्षर है। ठीक है। प, फ, ब, भ, म। ठीक है। तो हम ये देख रहे हैं कि पंचमाक्षर तो ये है, तो यहाँ जो देख रहे हैं आप अनुस्वार, वो किसके लिए आया है, म के लिए, लेकिन पूरा म नहीं, पंप, आधा स्वर रहित म के लिए। तो इसको आप इस तरह से लिखें, पंप, या इस तरह से। पर हम लोगों को अगर लिखना हो तो किस तरह से लिखेंगे, ये दोनों सही है, पर इस तरह से लिखने में क्या होगा कि आप जल्दी लिख सकते हैं, जल्दी लिखेंगे। और आज के जो व्याकरण है, हिंदी को बढ़ावा देना चाहते हैं और सबको आसान लगे और शब्दों को लिख सकें, उसके उच्चारण को बढ़िया से पकड़ सकें, तो उस सुविधा की दृष्टि से इस तरह के लोग पैरवी कर रहे हैं कि नहीं, आप इस तरह से प्रचलन में लाएं। ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि अनुस्वार का क्या मतलब है। सच तो ये है कि अनुस्वार किसके लिए आया है, उसका उच्चारण क्या होगा, तो एक आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं और कुछ। जैसे हम लिख लिए संधि, संधि। हम यहाँ पर अगर पूछा जाए कि ये जो अनुस्वार है इनका उच्चारण क्या होगा, इनका उच्चारण किस रूप में होगा, किस वर्ण से इसकी उच्चारण की भरपाई होगी। ठीक है। तो बस उसी तरह से देखेंगे कि अनुस्वार के बाद क्या है, तो हम देख रहे हैं कि ध है, तब हम सोचेंगे कि ध किस वर्ग में आता है, तब हम सोचेंगे कि त, थ, द, ध, ये त वर्ग वाला है। त वर्ग में यही होता है ना, त वर्ग में तो यही होता है कि जैसे हम त से शुरू करते हैं, त, थ, द, ध, न, यही तो करते हैं। तो हम देख रहे हैं यही ध है, ये वाला। तो पंचमाक्षर छोड़ के कोई आए तो अगर अनुस्वार है तो उसका उच्चारण इस रूप में होगा, पंचमाक्षर, अंतिम वाला अक्षर। तो बस इसको हम लिख सकते हैं, संधि। ठीक है। तो देख लीजिए, इस अनुस्वार जो है इसका उच्चारण क्या होगा, ये न होगा, आधा न, संधि, यानी कि स्वर रहित न। उसी तरह से और आप कुछ उदाहरण आप देख सकते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं कि लिखना है चंदा,
आप इसको ऐसे कर लीजिए, चंदा। तो देखेंगे कि अनुस्वार के बाद क्या है, देख रहे हैं कि द है, त वर्ग का तीसरा वर्ण है। तो हम जान जाएंगे कि त वर्ग में पंचमाक्षर क्या है, ये है। इसका उच्चारण स्थान नासिका। इस वर्ण को क्या बोलेंगे, नासिक्य वर्ण, क्योंकि इसका उच्चारण स्थान नाक है। जैसे अगर किसी वर्ण का उच्चारण स्थान अगर तालु है तो उस वर्ण को क्या कहेंगे, तालव्य वर्ण। कंठ से है तो कंठ्य वर्ण। ठीक उसी तरह से तो ये देखिए हम जान गए कि त वर्ग वाला ही द है, तब हम इसको ऐसे लिख देंगे, चंदा, चंदा। ठीक है। तो ये आप हमेशा याद रखेंगे कि ये जो अनुस्वार हम देते हैं इसका उच्चारण इससे नहीं मिलता है। अब ये नहीं कह देना है कि इसका उच्चारण और ये सब जो दे रहे हैं वो सब के बराबर होगा, या फिर ये जो है अन्न का उच्चारण ही, इसका उच्चारण ही अंग, यहाँ आप कह दें अण, न, म, ये होगा, तो ये गलत हो जाएगा। इसके लिए अनुस्वार आता है। अब ये देखना है कि हम शब्द देखते हैं उससे पता चलता है कि अंग के लिए अनुस्वार आया है, कि य के लिए आया है, कि अण के लिए अनुस्वार आया है। लेकिन इतना तय है कि इनका उच्चारण और इनके उच्चारण ये दोनों दो चीज़ें हैं। ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सबों को धन्यवाद।